आपको ये लगता है कि आपने कोर्ट में अपनी पत्नी का रिप्लाई दिया, अब तीनों केसेस को बड़ी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ रोज कोर्ट जाकर आसानी से लड़ पा रहे हैं। अगर आपने रिप्लाई दे दिया है तो ये लड़ाई का कोई सही तरीका नहीं है। अगर आपने इससे एक कदम आगे जाके कुछ एक एविडेंसेस कोर्ट को दिखाने की कोशिश की और फिर उसके बाद कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया, रिजेक्ट हो गए, तो ये भी आपको एक अचीवमेंट सा लगता है। मतलब आप कुछ ना कुछ अपनी पत्नी के झूठे केसेस में करते रहते हैं। क्या इससे आप कोर्ट से बरी हो सकते हैं इन झूठे केसेस से? नहीं। देखिए, कोर्ट इस इंटरेस्ट में है कि आपने अपने केसेस के अंदर कुछ तो किया है, ठीक है, वो आपको इस तरह से अज्यूम करके इन केसेस के अंदर लेकर आ रही है और आप उस कोर्ट के पास जाकर इस तरह की सोच रखने की वजह से क्या उम्मीद करते हैं कि आप इन केसेस से बाहर आ सकते हैं? मैं आज जो सॉल्यूशन देने वाला हूं उसमें आपको अपनी पत्नी को छूना भी नहीं पड़ेगा और उससे पहले आप अपनी पत्नी को घुटनों पे लाकर बिना छुए, बिना कोई उसके ऊपर डायरेक्ट केस किए तुरंत घुटनों पे ला देंगे और उसके बाद आपकी बीवी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगी कि मुझे छोड़ दो, बख्श दो, मुझे नहीं कर रही केस। असल में प्रॉब्लम यह है कि आप खुद को एक विक्टिम दिखा ही नहीं रहे हैं कहीं पर भी। आप खुद को एक रिस्पोंडेंट या अपराधी की श्रेणी में खुद खड़ा कर चुके हैं और लीगल कंटेक्स्ट में आपके पास जितनी रेमेडीज हैं उनमें से दो चार भी आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है नंबर ऑफ केसेस 3 है, DV 125, 498 है, मैं इनको ही डिफेंड कर लूं तो ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा परोपकार होगा मेरा खुद के ऊपर। और यही जिंदगी भर आपको इन कहानी किस्सों का हिस्सा बना देता है। हमारा केस 8 साल चल रहा है, हमारे केस को 10 साल हो गए, हमारे केस को 15 साल हो गए, कई बार तो 25 साल तक केस चल रहा होता है, पर रिलीफ नहीं है क्योंकि आप वो एक्सपर्ट ओपिनियन पे आना ही नहीं चाहते, उन रिजल्ट्स पे जाना ही नहीं चाहते जिनसे रिजल्ट आता है। मुद्दे पे आते हैं, सीधी बात करते हैं। देखिए, असल में आपके केसेस में होता क्या है, आप अपने केसेस के अंदर रिप्लाई और दो चार कोशिशें करने की, फेलियर कोशिशें करने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट आपके एविडेंसेस कंसिडर कर ले। उन्हें प्रेजेंट करने का टेक्निकल ग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, उन्हें किस तरह से पेश करना है उसका अलाइनमेंट आपकी ड्राफ्टिंग से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। मैंने आपके लेवल की ड्राफ्टिंग्स देखी, कैसी ड्राफ्टिंग्स आप लगाते हैं, ये कथन अस्वीकार्य है, ये स्वीकार्य है, इस पर हमारी सहमति नहीं है, इस पे पत्नी झूठ बोल रही है। क्या हुआ इसका मतलब? आप वहां पर फैसला सुना रहे हैं या वहां पर कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोर्ट को जो थर्ड पार्टी है, जिसको एक्चुअली आपके केस पे नहीं पता है आपकी पत्नी किन कॉन्ट्रडिक्शंस पे गलत बोल रही है, किन चीजों को सही तरीके से उसे बताना चाहिए था वो कोर्ट से छिपा रही है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स पर वो लेकर जा रही है। ये बातें तो आपने बताई नहीं। पर आज ये इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैंने सीधा कहा मुझे आपकी पत्नी को छूना भी नहीं और आपका केस निकालना है। तो ये मुद्दा अब समझते हैं असल में होता क्या है। देखिए, पावर हाउस होता है एक उसके पास। असल में ये मान के चलिए कि झूठी महिला को हमेशा एक या दो जनों का सहारा लगता है, वो अपने पैरों पर खड़ी होकर कोर्ट नहीं जाती। वहां पर उसको कोई जब दो जने बैसाखी की तरह या 3 जने या घर के जो मेंबर होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं और उसको प्रोवोक करते हैं। इसीलिए नोटिस कीजिएगा, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट का चांसेस होते हैं कि जनरली केसेस जो हैं वो तुरंत ही लग जाते हैं आपका घर छोड़ती। इनमें हमेशा एक प्लॉट डिजाइनिंग होती है, लड़की को मोटिवेट किया जाता है, उसका हौसला बढ़ाया जाता है, बेटा कुछ नहीं होगा, वकील साहब आश्वासन देते हैं कुछ नहीं होगा मैडम, लगाओ झूठा केस, हम ऐसी की तैसी कर देंगे, कोर्ट में ऐसे गिरता पड़ता हुआ आएगा और फिर देखना उसकी क्या हालत होगी। मैंने इतनी देर तक जो बात बोली, अभी भी आपका दिमाग जो फोकस कर रहा है वो पूरी तरह से फोकस कर रहा है आपकी पत्नी के कुकृत्यों पर, जबकि आपको फोकस करना है उसके पावर हाउसेस पे। उसके पावर हाउसेस जो हैं उसके भाई, मां और लीडर ऑफ द गैंग पिताजी। झूठा केस लगाया है तो आराम से गैंग मान लीजिए। देखिए, असल में ये लोग भी कहीं ना कहीं क्राइम में पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, पार्टनर इन क्राइम होते हैं और इसमें कहीं ना कहीं अपनी छोटी मोटी टांग घुसा के चलते हैं। जैसे सबसे पहला आज हम रीजनिंग समझेंगे और इन लोगों से आपको केस में फायदा कैसे मिलेगा। फायदा तो भूल ही जाइए, रिजल्ट कैसे आएगा। रिजल्ट मैं क्यों कह रहा हूं,
बशर्ते देखिए आप इसके अंदर लीगल ओपिनियन स्ट्रांग रखें, आपको रिजल्ट आएगा। इनके पिताजी जो है वो 490 के डीवी में खुल खुल के छाती ठोक ठोक के पीट पीट के कह रहे होते हैं हमने ये दिया हमने वो दिया। लड़की की तरफ से एक डिक्लेरेशन होता है कि हमने ये दिया वो दिया, इतना पैसा दिया, इतना खर्चा किया, और मेरे पिताजी ने ये किया, इतना पैसा दिया, मांगने पर ये डिमांड पूरी की, वो डिमांड पूरी की। पर एक बात ध्यान दीजिए, वहां पर वो आपका मांगना दिखा रही है और कोर्ट में मांगना साबित नहीं कर रही है। किसके बिहाफ पे? उनके पिताजी के बिहाफ पे। यानी एक तरीके से वो पिताजी का डिक्लेरेशन है। जब वो पिताजी का डिक्लेरेशन है तो ऑब्वियस है कि पिताजी के ऊपर DP3 का केस लगना चाहिए। अच्छा, आप तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है। आप जब ऑनलाइन सर्च करते हैं तो DP3 के केसेस नहीं मिलते लड़की के पिताजी पर। सर बहुत सारे केसेस है। दिक्कत क्या होती है, ये दुनिया बड़ी फैंसी है। जिस तरह से आपको दिखाना चाहती है ना, वही जजमेंट्स आपके पास आते हैं। यानी एक तरफ छोटा छोटा जैसा रिलीफ और एक तरफ असल सच्चाई छिपा लेना। यहां पे भी कुछ मैनिपुलेशन है ऑनलाइन जजमेंट्स के मामले में। तो इसके बारे में तो खैर कभी और बात करेंगे, पर मुद्दे की बात यह है कि हां, DP3 में लड़की वालों पर भी FIR होती है और की जाती है। ये पॉसिबल चीज है और इसके जजमेंट्स हैं। दिक्कत यह है कि असल में आपको मार्केटिंग की थॉट के अंदर इतना डेवलप भी नहीं किया जाए कि एक पोटेंशियल क्लाइंट या कस्टमर जो रेगुलर आके इन सारी जो ऑनलाइन चीजें हैं इनके ऊपर हिट कर रहा है, वो एकदम से रिलीफ पाके गायब हो जाए। क्योंकि जब तक आपके केस चल रहे हैं तभी तक तो आप कंज्यूमर हैं। असल में सच्चाई आपसे हमेशा सब तरह से छिपाई जाती है। इन लोगों पे केस होते हैं DP3 के, ये जेल जाते हैं और इनके ऊपर भारी भरकम चार्जेस लगते हैं। यहां पर ये आपको जो बात समझा रहा हूं, ये वो पावर हाउस है कि पिताजी को लेकर पूरा घर अफेक्शनेट होता है, उनको लेके पॉजिटिव होता है। पिताजी फंसे तो सब फंसे, और पिताजी सबसे बड़े तरीके से, मतलब लड़की से भी 4 कदम आगे जाके अपनी टांग फंसा के बैठे होते हैं केस के अंदर और छाती पीट रहे होते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा क्या होता है कि माँ और भाई हमेशा उसके अंदर जगह जगह विटनेस बन रहे होते हैं। वो जो विटनेस बन रहे होते हैं उन्हें बोला जाता है हेयर से विटनेस, और उन्हें रिलायबल विटनेस नहीं माना जा सकता क्योंकि उनका इंटरेस्ट उससे जुड़ा होता है कि अगर हमारी बेटी को ये फायदा हो जाए, वो फायदा हो जाए। अब फायदा तो ऑब्वियस है, मोटिव दिख रहा है ना। 20 लाख रुपए मेंटेनेंस के अंदर ये दिलवा दो, और हमारा 50 लाख रुपए का दहेज का सामान दिला दो, और हमारे 50 लाख रुपए जो दिए थे वो दिलवा दो। तो हाँ, 1-1.5 करोड़ रुपए का तो हिसाब बना ही रखा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सबका बना हुआ है, मोटिव है। जब मोटिव है तो फिर ये इन तीनों लोगों या चारों लोग जितने भी उसमें झूठे गवाह बने हुए हैं और हेड से विटनेस और इंटरेस्टेड विटनेस होने की वजह से इनकी रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल हमेशा रहती है। जी हाँ, ये इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। असल में ये लोग वहां घटनास्थल के पार्ट नहीं होते। घटनास्थल का अगर वहां पर कोई ऐसा रवैया, ये जानते ही नहीं है कि वहां क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। और अक्सर कहानी का थ्रेड जो जोड़ा जाता है वो ये है कि बेटी ने आकर ससुराल से पीहर में हमें बताया कि उसके साथ ये हुआ है। अरे साहब, वो तो झूठ भी बोल रही होगी। झूठा केस लगाने वाली महिला जिसने हर झूठे मैटर के ऊपर साइन कर करके भर रखे हैं पन्ने, उसकी रिलायबिलिटी क्या है? और अगर आप उसकी तरफ से गवाही दे रहे हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो और भी खराब है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इस पूरे मैटर में पुलिस, लड़की के घर वाले और लड़की ने आज तक बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज ही नहीं किया किसी कोर्ट के अंदर। यानी आपके खिलाफ 1 रुपए का एविडेंस नहीं दिया। तो आपकी तरफ किसी भी तरह के उनके झूठ को साबित करने का, बीइंग एन रेस्पोंडेंट, ये बहुत पावरफुल एलिमेंट है रेस्पोंडेंट का, कि जब तक बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले ने डिस्चार्ज नहीं किया, यानी सबूतों का भार देकर सौंप नहीं दिया कोर्ट को और आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं किया, लाओ अब आप सबूत दो, हमने तो दे दिए, तब तक आप दबा के झूठ बोलिए, दबा के बातें मैनिपुलेट कीजिए, वो भी उन्हें ही साबित करनी पड़ेगी। सुनने में कई लोग कहेंगे अच्छा वो वाला सेक्शन लग जाएगा, वो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा। हाँ, तो फिर आप डरते रहिए ना। आपको कहा किसने कि केस जीत दिया? ऐसी वीडियो देखते रहिए, 10-20 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, ये वीडियोस तो आते रहेंगे। तो आप यहां सीरियल्स देखने आइए, और अगर आप हिम्मत वाले आदमी हैं तो ये आपके लिए काम की बात बता रहा हूं, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके तरफ उन्होंने ट्रांसफर ही नहीं किया अपनी तरफ से डिस्चार्ज करके। तो जब आपकी तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस है कि उनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा क्वेश्चनेबल है।
ठीक है, ये बात समझ आ रहे हैं। यहां पर एक और लफड़ा फंस जाता है। यहां पर DP3 का मैटर तो बन ही रहा है, यहां एक बेनामी संपत्ति का झगड़ा शुरू हो गया, टैक्स एविशन पिटीशन। क्योंकि 50 लाख रुपए 20 लाख रुपए की एक अनाम अघोषित आय उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, जिसका कहीं भी आज तक उन्होंने टैक्स नहीं दिया है। 20 लाख 25 लाख रुपए का खर्चा होता है, नगद दिया, नगद खर्चा, नगद उनके हाथ में सौंपा। ये कहानी लिखना बहुत आसान है दोस्त, पर ये एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट बन चुका है कोर्ट में जमा होने के बाद, और आप उसका सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट को पैसा देकर निकलवा रहे हैं। उसमें ठप्पा लग आता है आपकी सर्टिफाइड कॉपी पे, तो गवर्नमेंट का ऑथेंटिकेट लेटर है, वो पब्लिश हो चुका है मार्केट के अंदर। और जो पब्लिश हो चुका है, तो जाके माननीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दीजिए कि चोर खुलेआम घूम रहे हैं, पकड़ ही नहीं रहे, आपकी ड्यूटी क्या है। हालांकि टैक्स एविशन पिटीशन में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब जब हम टैक्स एविशन पिटीशन लगाने जाते तो फलानी बात ऐसे दिक्कत करती है, फलानी बात वो होती है, टैक्स डिपार्टमेंट सुनता नहीं है, उसकी ये दिक्कत है, वो हमें ये उल्टे सीधे रिप्लाई देता है। इन सब का सॉल्यूशन है, पर क्योंकि ये वीडियो कंटेंट से रिलेटेड नहीं है तो इस पे हम बाद में कभी बात कर लेंगे। पर टैक्स एविशन लगना आसान भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जानकारी के अभाव में अक्सर वो आपको टरका देते हैं। तो आप जब पूरी जानकारी लेकर उन पर हावी होते हैं तो टरकाने का इशू खत्म हो जाता है। फिर क्या बचता है, उनके काम करने का प्रोसेस चालू होता है, और माननीय आपके ससुर साहब और पत्नी और उनकी माताजी और भाई से पैसे मांगे जाते हैं। अब जिनकी 20 रुपए खर्च करने की स्थिति नहीं है, केस में उधारी के वकील साहब लागे लड़ रहे हैं, या मान लीजिए पैसा खर्च करके भी लड़ रहे हैं, और इस उम्मीद में लड़ रहे हैं कि ये बकरा कटेगा और हम सब में बटेगा। यानी आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए जो इतनी जाती कर रहे हैं, तो उनका लेवल क्या होगा। वो आपको लगता है कि 100% की टैक्स पेनल्टी चुका पाएंगे, यानी जितना अमाउंट उन्हें देना है वो तो देना ही है। 20 लाख रुपए तो 20 लाख रुपए उनको देना ही है, यानी 100% की टैक्स पेनल्टी लगती है इसके अंदर। जितना अमाउंट है उतने का वो दे दीजिए। हाँ, आपकी इनकम का भी बता देता हूं कि मान लीजिए 20 लाख रुपए है, तो टैक्स एविशन डिपार्टमेंट 10% आपको इनाम भी घोषित करता है कि लीजिए 10% आपका इनाम है, क्योंकि आपने हमारा टैक्स डिक्लेयर करा दिया। अब बेचारों के पास इक्का दुक्का घर होता है, एक आध दो प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें से कुछ बेच बाच के अपनी जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि वो सीधा जेल भेज देते हैं। जैसे आपके मेंटेनेंस में फर्जीवाड़े में रिकवरी होती है, वहां स्ट्रॉन्ग रिकवरी होती है, ओरिजिनल में उनके पास सारे पावर्स है। तो मोटा मोटी आपको पावर हाउसेस जला देना है। आपको लगता है जो मैंने बात शुरू में कही थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने आपसे कहा भी है कि क्या वाकई अब आपकी बीवी आपसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सारे केसेस वापस लेने को तैयार हूं, मेरे माता पिता को परेशान मत करो। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा होगा। जो सपने देखने वाले लोग हैं वो ऐसा सोचिए, ऐसा हो नहीं सकता है। पर जिनको एक्चुअली कर्म में विश्वास है, जो रिजल्ट के लिए भाग रहे हैं, जो चाहते हैं कि बस दम लगाओ और निकलो, उनको बड़ा फायदा होने वाला है। इस सारी चीज में मैं अब आपको एक बोनस पॉइंट बताने जा रहा हूं, मगर इससे पहले हम भी अपनी बात करेंगे। देखिए ऐसा है, हम लोग कुछ कोर्सेज चलाते हैं, कई लोग जो पुराने वो जानते भी इस बारे में, इनमें कुछ डेवलपमेंट्स हमने एक्स्ट्रा जोड़े हैं, और यहां पर इन कोर्सेज के अंदर हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस बताते हैं। देखिए वीडियोस की जो एक सीमितता होती है, और फिर क्या होता है कि आपको लगता है कि 498 का केस है, यही सब कुछ बता दो हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। नहीं होता साहब, हर केस एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट मांगता है, और 498 जैसे पांचों इंगलियां एक साथ रह के भी एक जैसी नहीं होती, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। इसी तरह से हर 498 डीबी एक दूसरे से एक अलग अलग वेरिएबल लिए होता है, उसमें वेरिएशन होता है। तो उनको डील करने के लिए आपसे एक पर्सनल डील करना बहुत जरूरी है। कोर्सेज में हम ऐसा ही पर्सनल असिस्टेंस देते हैं जो आपके केसेस को डे टू डे असिस्ट करता है। रिजल्ट फास्ट है, लोग अपने रिजल्ट निकाल रहे हैं, अपने वकील साहब के सहयोग से निकाल रहे हैं, यहां से ज्ञान ले जाके वहां जोड़ते हैं। हम आपके केस को डिकोड करते हैं और उससे आपको बहुत बेहतरीन उपाय बताते हैं। काफी लोग इसके अंदर हमारे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, स्ट्रांग है, मजबूत है, हंसते खेलते रहते हैं, ऐसे नहीं रोते धोते परेशान रहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि असल में कोर्ट आपका वहां पर इमोशनल ड्रामा नहीं देखने आ बैठी, कोर्ट को लीगल कंटेक्स्ट में पॉइंट समझने होते हैं, और उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन सॉलिड चाहिए। कोर्ट ट्रायल लेवल पे भी कन्विंस होती है, और अगर आप जल्दी में हैं तो हाई कोर्ट्स या सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर भी आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। हमारे कोर्सेज इसी वानगी को तैयार करते हैं, और इस चीज को इस तरह से ही सेट करते हैं कि आपके पास एक अच्छा प्रोसेस तैयार हो। अगर आप भी कम टाइम और कम पैसों में अगर निकलना चाहते हैं तो ये कोर्सेज आपके लिए बेहतरीन रहेंगे।
आप अगर इस वक्त किसी कानून समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट लेके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, ये बात तो इतनी रही। अब मैं आज आपको एक बोनस पॉइंट जाते जाते दे देता हूं। देखिए क्या होता है, DP3 की जो FIR होती है ना, उसको लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो मैं एक सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त बता के जा रहा हूं। आप थाने में जाएंगे, अच्छी बात यह है कि घटनास्थल का रिलेशन, पहली बात तो आपके घर से यानी पत्नी के ससुराल से, तो वहां पर जुरिडिक्शन बनता है, बल्कि वो जुरिडिक्शन ट्रांसफर करा के लेके गई है और किसी भी कोर्ट की परमिशन के बगैर, ये ध्यान रखिएगा। मगर आपके पास उसके सारे कंटेंट के हिसाब से वो राइट है। अब कई बार होता है पुलिस रजिस्टर्ड नहीं करती FIR, ठीक है ना, आपको FIR रजिस्टर्ड करानी है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस FIR को रजिस्टर्ड कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अपनी कंटेंट की एक छोटी मोटी ड्राफ्टिंग कीजिए और डाल दीजिए। कंटेंट मजबूत होना चाहिए, लीगली स्ट्रांग होना चाहिए, और उसमें प्रेजेंटेशन जो है वो कन्विंसिंग होना चाहिए, जिससे कि पुलिस को स्कोप नहीं मिले आपकी FIR पे वो रिकॉर्ड नहीं कर सके। एक बात हो गई। दूसरी बात, आपके FIR को वेरीफाई करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। लोकल पुलिस स्टेशन में अक्सर लोकल लोगों को प्रमोट किया जाता है। बातचीत कर जानकारी निकालकर आप उनसे बातचीत करके अपना पक्ष अगर मजबूत है तो फिर जानकारी में भी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के बात कीजिए, तो वो आपके FIR रजिस्टर्ड कर लेंगे, या फिर कोई और भी तरीका आप निकाल सकते हैं। फिर भी अगर ऐसी दिक्कत आती है तो ऐसी सूरत में आपको ये पूरा मैटर जो है SP साहब को रेफर करना चाहिए। मैंने ऑनलाइन FIR बनाई है, रिकॉर्ड मेंटेन्ड है मेरे पास, मगर आपकी पुलिस इसको लिखने में आनाकानी कर रही है और मैं एविडेंस के साथ यहां आ रहा हूं। हो सकता है SP साहब पे इंटरेस्ट नहीं ले, हम तो बुरे से बुरा समझाएंगे आपको, फिर उसका सोल्यूशन आप अपने आप देखिएगा। SP साहब पे इंटरेस्ट नहीं लगा, बोले साहब नहीं समझ में आ रही हमें आपकी बात। अब 173 BNSS इस चीज का प्रोविजन करता है कि अगर पुलिस आपकी FIR नहीं लिख रही है, SP साहब उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, SP साहब को आपको कभी भी डायरेक्ट जाके नहीं मिलना है, BNSS ने साफ मना किया हुआ है 173 के अंदर। आपको पोस्ट करना है, इससे आपका रिकॉर्ड बनता है, आपके पास एक सबूत बनता है कि आपने कम्युनिकेशन किया था। इसी तरह से पुलिस को अभी आप FIR को बार बार नहीं लिखने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन आप रिकॉर्ड बना चुके हैं, तो आप चिट्ठी पत्री करते रहिए, जिससे कि पुलिस पे प्रेशर है और उन पे भी। 1 महीने की मशक्कत के बाद जब आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तब आपको घुमाकर ये केस पहुंचा देना चाहिए मजिस्ट्रेट साहब के पास कि देखिए साहब, मैं सारे एफर्ट्स लगा गया हूं, 8-10 बार तो मैंने चिट्ठी लिख दी पुलिस स्टेशन में SHO और IO को, और कम से कम 2-3 बार पत्रावली मैंने भेज दी है हमारे SP साहब को, माने नहीं, दोनों तीनों ही नहीं मान रहे। तो ऐसी सूरत में आप इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करते हुए और मुझे रिलीफ दीजिए और तुरंत मेरी FIR इनके यहां पर रजिस्टर्ड कराइए, क्योंकि FIR तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, पार्शियली तो रिकॉर्ड हो चुकी है, उस पर सिर्फ पुलिस स्टेशन को तस्दीक करनी है, कोर्ट से ऑर्डर जाएगा, FIR रजिस्टर्ड होगी। अब ये एक बात समझिएगा कि आपके पास DP3 के 2-4 कंटेंट मजबूत होने चाहिए। दहेज देना स्वीकारना, दहेज आपने प्राप्त नहीं किया, इसकी मोटा मोटी 2-4 सबूत। तीसरी चीज, जो बातें वो झूठ बोल रहे हैं कि इसके अकाउंट में 50 लाख डाल दिए, इसके अकाउंट में ये दे दिया, हमने फॉर्च्यूनर कार दी थी, वो दिया, पहिया नहीं दिया, आपको साइकिल कार और फॉर्च्यूनर कार देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी रामायण वहां पर आपकी सबूतों के साथ जुड़ जानी चाहिए। 50 तोला सोना और 2.5 किलो चांदी और ये सब जो कहानी है, 150 बर्तन, ऐसे कुछ नहीं होता है। 150 बर्तन किस डेट को दिए, क्या दिया, स्त्री धन की लिस्ट जो है वो थाने में बैठ के बना दी, ये कहानियां नहीं चलती हैं, ठीक है ना। तो ये DP3 का सारा प्रोविजन क्रिएट करती है। स्त्री धन की फर्जी लिस्ट लगाना भी DP3 का प्रोविजन जो है वायलेट करती है। तो ये सारी 4-5 चीजें जो हैं, ये सभी FIRs की ड्राफ्टिंग्स में मिल जाती है झूठी पत्नियों के केसेस के अंदर, आपको ये सारा एडवांटेज मिल जाएगा। पावर हाउस गिरना चाहिए सर, मैंने तो आपकी पत्नी को अभी तक इस पूरे केस में छुआ ही नहीं, ठीक है। पर जैसे ही उसके माँ बाप फंसते हैं ना, तो जैसे आप तड़पे थे जब आपके माँ बाप का नाम इसमें फंसा था, उससे ज्यादा तड़प उसे फंस लगती है, क्योंकि आप तो झूठे फंसे, मगर उसके झूठ की वजह से उसके घर वाले फंसे ही हैं। तब उसे पता है कि हम तो पक्के ही जाएंगे अब अंदर। एक FIR लिखवा दो सर, केस तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। लड़ना होगा तो आगे लड़ भी लीजिएगा DP3 का केस, पर सिर्फ आप एक FIR का चमत्कार दिखा दो, नोटिस गया पुलिस से, हवा ठंडी हो जाएगी सारी। टाइम फिर बहुत लोगों को हमने सोल्यूशन दिया और बड़ा रिजल्ट आया, इसलिए हमें किसी जजमेंट की परवाह नहीं है। हम ये चीज देखते हैं, करते हैं और लॉ को पूरा फॉलो करते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ लॉ को पूरा देखते हैं, थॉरोली देखते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उन लोगों को सजग करने के लिए ये वीडियो आप आगे डिलीवर कीजिए, उन्हें भी पता लगे जो आपकी तरह दुखी हैं, परेशान हैं, तो शेयर कर दीजिए। और आपको अगर ज्यादा अच्छा लगा वीडियो और आपको लगता है कि आपके केस में कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो लाइक करिएगा।
सब्सक्राइब भी करना चाहें तो करिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही कंटेंट को आप और भी कंज्यूम कर सकते हैं जो वक्त के साथ हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।